हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इस सीरीज को कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में यह इसका 10वां अर्थात अंतिम अंतिम भाग है। इसके पहले हमने 9 वीडियो को पब्लिक किया है और उसके माध्यम से कुल 450 प्रश्नों को हमने एमसीक्यूज के रूप में हल किया है। और यह जो सभी प्रश्न हैं वह सेक्शन वाइज क्रम से हैं। सभी इसके अंतर्गत सेक्शन हैं, उनके प्रोविजन हैं, जो प्रॉब्लम बनते हैं, जो केस लॉ है, जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारी बातों को हमने व्यवस्थित तरीके से इसमें डिस्क्राइब करते हुए हम आगे यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस अंतिम पार्ट के माध्यम से अब हम पूरी तरह से इसको कवर कर लेंगे। आप एपी तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं वह किस प्रकार के हैं। चूंकि हमने बताया कि यह 10वां पार्ट है तो इसके अंतर्गत हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पहला है धारा 113 ए या 113 क, तो दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। तो यह जो है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दहेज मृत्यु के बारे में जो उपधारणा होती है वो धारा 113 बी के अंतर्गत होती है, 113 ए के अंतर्गत नहीं। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। इसके अलावा 137 में मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा के बारे में प्रावधान है। 161 के अंतर्गत है कि अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और 154 के अंतर्गत पक्षद्रोही साक्षी के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में संशोधन के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? तो 2002 के संशोधन के द्वारा यहाँ पर धारा 155 का जो चौथा खंड है उसे ही खत्म कर दिया गया था और 155 के अंतर्गत साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप के बारे में प्रावधान किया गया है। तो वह किस प्रकार से अधिक्षेप किया जाएगा? तो 4 खंड था, उसमें से चौथे को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कुल 155 के अंतर्गत 3 खंड दिए गए हैं और 3 खंड के अलावा एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है और आगे हम प्रश्नों के और प्रॉब्लम के माध्यम से उसको देखेंगे। नेक्स्ट है, किस वाद में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया था? अर्थात मिथ्या साक्ष्य या झूठा गवाही देने के लिए जो अभियोजन का साक्षी है उसको जो है उसके ऊपर अभियोजन चलाया गया था। तो यह जो केस है यह जेसिका लाल का मामला था, इसी केस में यह ऐसा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क एक सह अपराधी किसी लूट का जिसमें उसने भाग लिया था वृत्तांत देता है। वह लूट से असंसक्त अर्थात असंबंधित विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और जहां की वह लूट की गई थी जाते हुए और वहां से आते हुए मार्ग में घटित हुई थी। तो इसमें संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही है? तो ऐसी स्थिति में इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को संपुष्ट करने के लिए दिया जा सकता है। तो यह जो पहला कथन है यही सही होगा और ये जो प्रश्न है धारा 156 पर आधारित है। 156 का जो दृष्टांत है उसी के अंतर्गत यह दिया गया है और 156 के अंतर्गत है सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। यही जो प्रावधान है उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन जो कथन है उसको साबित किया जा सकता है? तो यह धारा 157 है। ये सभी जो धाराएं हैं यहाँ से अमूमन जो प्रश्न है वो कम पूछे गए हैं, कम पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी संभावना आगे ज़्यादा है। इसीलिए हम इस पे जो है बीच बीच में ये सब धाराएं हैं इनको हम छोड़ेंगे नहीं और कोशिश ये रहेगी कि सभी को कवर करते हुए चलें, ताकि प्री में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती ना हो वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति ताजा करने संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो स्मृति ताजा करने संबंधी प्रावधान धारा 159 के अंतर्गत दिया गया है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे यह किन प्रकार के साक्ष्यों पर लागू होती है, कब कोई व्यक्ति स्मृति जो है दस्तावेज को कोई देख करके ताजा कर सकता है, कब कौन सी ऐसी धारा है जो निरक्षर साक्ष्यों पर लागू नहीं होती। तो इस प्रकार से कई प्रकार के जो प्रश्न हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, साक्षी स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकेगा? तो वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जबकि कोई साक्षी है वह किसी डॉक्यूमेंट को देख करके अपनी स्मृति ताजा कर सकता है? तो कोई साक्षी अपनी स्मृति न्यायालय की अनुमति से दस्तावेज को देख करके ताजी कर सकता है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जबकि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण है, तब भी वहाँ पर जो उसकी जो कॉपी है
या उस दस्तावेज को देख करके वो अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। और इसके बाद ये जो तीसरा है कि विशेषज्ञ आत्मनी स्मृति जो है वह वृत्तिक पुस्तकों को देख करके ताज़ी कर सकता है। तो यह सभी मामलों में कोई डॉक्यूमेंट को देख करके जो है स्मृति ताज़ी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा निरक्षर साक्ष्यों पर लागू नहीं होती है? तो यहाँ पर धारा 159 के प्रावधान जो है वह निरक्षर साक्ष्यों पर लागू नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर दस्तावेज को देख करके कोई व्यक्ति किसी घटना के बारे में कोई अपनी याद ताज़ा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो वह दस्तावेज को नहीं देख सकता है, उसको पढ़ नहीं सकता है और उसकी स्मृति यहाँ पर ताज़ी किए जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि धारा 159 के जो प्रोविजन है वह निरक्षर साक्ष्यों पर लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, स्मृति ताज़ा करने के लिए साक्षी की कोई भी ऐसी लिखित विवरण का देखने का अवसर दिया जाता है जो उस घटना के साथ या उसी समय तैयार किया गया था। तो यह प्रावधान 159 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, कोई लेखाकार कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का साक्ष्य दे सकेगा यदि वह जानता हो कि बहियां ठीक ठीक रखी गई थी, यद्यपि वह प्रविष्टि किए गए विशिष्ट संव्यवहारों को भूल गया हो। तो अगर वह भूल गया है तो ऐसी स्थिति में वह जो दस्तावेज है या कोई लिखित है उसको देख करके अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। अब यह प्रश्न है, इसको अमूमन अगर आपने धारा 159 के बाद की जो धाराएँ हैं उनको नहीं पढ़ा है तो आप बिना सोचे ही धारा 159 को लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर वह बहियों को देख करके, अर्थात जो खाता बही है या कोई पहले का लिखत है उसको देख करके वह अपनी जो याददाश्त है उसको ताज़ी कर रहा है। तो यह 159 के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि धारा 160 के अंतर्गत आएगा। तो 160 के अंतर्गत यह बताया गया है कि धारा 159 में वर्णित दस्तावेजों में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य किस प्रकार से दिया जाएगा। तो 160 का जो दृष्टांत है वही इस प्रश्न पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 159 और 160 के अधीन देखा गया कोई लेख कब पेश करना और विपक्षी को दिखाना होगा? तो कब दिखाना होगा? तो इसके लिए धारा 161 को देखना होगा। 161 को देखेंगे तो इसमें यह दिया गया है कि स्मृति ताज़ी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का क्या अधिकार है। तो ऐसी जो लेख है अंतिम दो धाराओं अर्थात धारा 159 और 160 के उपबंधों के अधीन देखा गया है, तो उसको पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा जबकि वह इसकी अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर जब पक्षकार जो है इसकी अपेक्षा करता है तो ही तो उसको विपक्षी को दिखाना होगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित साक्षी इस आधार पर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने से इनकार कर सकता है। तो किस आधार पर कोई जो साक्षी है वह कोई दस्तावेज को न्यायालय में उसको पेश करने से इनकार कर सकता है? तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर विचाराधीन विलेख अप्रकाशित है तो यह कोई आधार नहीं है। प्रश्नगत विलेख राज्य के मामले से संबंधित है तो यह भी कोई आधार नहीं है कि उसको पेश करने से इनकार करे। और विलेख अग्राह्य है तो उपरोक्त में से किसी भी आधार पर जो तीनों विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसी भी आधार पर उसको न्यायालय में पेश करने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि धारा 162 जो है वह यह स्पष्ट करती है कि दस्तावेजों का पेश किया जाना, तो दस्तावेज को पेश करने के लिए जो सम्मिलित साक्षी है जिसको समन किया गया है, यदि वह उसके कब्जे में है वह डॉक्यूमेंट तो उसको पेश करेगा और उसको न्यायालय में उसको लाएगा। तो धारा 162 को देखिए, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समन्वित साक्षी यदि उसके कब्जे में ऐसा दस्तावेज हो तो ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी जो उसे पेश करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो उसको न्यायालय में लाएगा। ऐसे किसी आक्षेप की विधिमानता न्यायालय के द्वारा विनिश्चित की जाएगी, अर्थात उसकी विश्वसनीयता पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है या आक्षेप लगाया जाता है तो उस आक्षेप की जो विधिमान्यता है, वैधता है, उसको न्यायालय विनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, जबकि कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार करता है जिसे पेश करने की उसको सूचना मिल चुकी है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा? अगर कोई सूचना पाने पर और दस्तावेज पेश करने से इनकार किया जा रहा है तो यह जो है धारा 164 के जो प्रावधान है वह यहाँ लागू होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को पेश करने से कर देता है जिसे पेश करने के लिए उसको सूचना मिल चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सहमति के
या न्यायालय के आदेश के बिना उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। तो अब हम विकल्प के आते हैं। तो विरोधी पक्षकार की सहमति या न्यायालय की अनुमति के बिना उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जो पहला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख पर किसी करार के आधार पर क वाद लाता है और ख उसे पेश करने की ख को उसको पेश करने की सूचना दी जाती है। तो यहाँ पर जो ख है उसके कब्जे में एक मूल दस्तावेज है और उस मूल दस्तावेज को पेश करने की सूचना दी जाती है कि तुम उसको पेश करो, लेकिन ख जो है वहाँ पर उसको पेश नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में विचारण में क उस दस्तावेज की मांग करता है और ख क्या करता है, पेश करने से इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो क है उस डॉक्यूमेंट की अंतर वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। तो क के द्वारा दिए गए द्वितीयक साक्ष्य का खंडन करने के लिए, यह दर्शित करने के लिए कि वह करार स्टाम्पित नहीं था, अब ख क्या कर रहा है कि मूल को ही पेश करना चाहता है। तो अब एक बार तो उसको सूचना दी गई और सूचना देने के बावजूद वह उसको पेश नहीं करता, तो उसके कारण जो क है वह उसका सेकेंडरी एविडेंस पेश कर रहा है। तो सेकेंडरी एविडेंस का जो खंडन करने के लिए अगर यह जो ख है वह मूल दस्तावेज को पेश कर रहा है, तो क्या उसको मूल दस्तावेज को पेश करने की अनुमति दी जा सकती है? तो वह ऐसा नहीं कर सकता, अर्थात उसको ऐसी दस्तावेज पेश नहीं कर सकता। यह सही है। दूसरा है कि ऐसा जो है दूसरे पक्षकार की सहमति से वह पेश कर सकता है, तो यह भी सही है। और न्यायालय के आदेश से भी वह ऐसा कर सकता है। तो इन सभी दशाओं में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि धारा 164 जो है यह कहता है कि अगर किसी पक्षकार को कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश दे दिया गया और वह उसको पेश नहीं करता है, तो पश्चातवर्ती अवसर पर वह पक्षकार की सहमति के बिना और न्यायालय के आदेश के बिना उसको जो है पेश नहीं कर सकता या उसका उपयोग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या गवाह से सुसंगत या असंगत किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। यहाँ से मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है, खास करके प्रॉब्लम बेस्ड में, कि जो है किस प्रकार से किस परिस्थितियों में कोई न्यायाधीश है वह किसी भी तरह का, चाहे वह सुसंगत हो या असंगत हो, एक साक्षी से कोई प्रश्न पूछ सकता है जो कि मामले से संबंधित है। तो धारा 165 के अंतर्गत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एक न्यायाधीश को यहाँ पर कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो साक्षियों या पक्षकारों से अपनी इच्छा एवं विवेक से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तो यह जो कथन है यह गलत है। अपनी मर्जी के अनुसार साक्षियों से या पक्षकारों से सवाल पूछ सकने का अधिकार है। तो यह पूछ सकने का अधिकार नहीं है, बल्कि वह उसके विवेक पर है। सुसंगत तथ्यों के उचित प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से साक्षियों या पक्षकारों से अपनी इच्छा के अनुसार जो है वह प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही होगा धारा 165 के अनुसार। नेक्स्ट है, न्यायालय उचित निष्कर्ष पर पहुंचने तथा सुसंगत तथ्यों का उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी साक्षी से किसी भी रूप में किसी भी समय कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। यह किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 165 के अंतर्गत। अब 165 पे आते हैं, इसके अंतर्गत प्रावधान क्या दिया गया है। तो न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए या उनका उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकार से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा जो वह चाहे। यही प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 की शक्तियों की पूरक है? तो यह जो धारा है धारा 165 है। अब 311 के अंतर्गत प्रावधान क्या दिया गया है, तो इसको भी जानना होगा कि धारा 311 और 165 यह दोनों ही दो धाराएं हैं। यह न्यायालय को सत्य पर पहुंचने के उद्देश्य से बनाई गई हैं, अर्थात इनका उद्देश्य जो है वह न्यायालय को सत्य तक पहुंचाना है। इसीलिए सीआरपीसी की धारा 311 और एविडेंस एक्ट की धारा 165 यह धाराएं ऐसी हैं कि यह जो प्रावधान करती हैं यह न्यायालय को यह पावर देती हैं कि वह किसी भी रूप में किसी भी साक्षी या पक्षकार से कोई डॉक्यूमेंट पेश करने की आदेश दे सकता है या कोई अन्य जो प्रश्न है वो जो मामले से सुसंगत या विसंगत हो उसको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र बनाम हरियाणा राज्य, यह 1981 का केस है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो यह केस जो है धारा 165 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? बहुत महत्वपूर्ण धारा है, अंतिम धारा है ये,
और यहाँ से भी प्रश्न जो है कई बार मेंस में पूछे जाते हैं। प्री में तो खैर पूछा ही जाता है। अनुचित ग्रहण या अग्रहण, खास करके यह जो शब्द है, आपकी वाक्य है, इसको ही ध्यान रखेंगे। 167 के अंतर्गत दिया गया है और यह अंतिम धारा है। और यह अध्याय अगर पूछा जाए तो अध्याय 11 है। जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया था कि एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कुल 11 अध्याय हैं और 11वां जो अध्याय है उसके अंतर्गत मात्र एक धारा है, वह धारा 167 है। और भाग की चर्चा भी हमने की थी कि एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कुल कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं और धारा कितनी है, तो 167 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 के उपबंधों के अनुसार इनमें से कौन सा जो कथन है वह सही है। तो सही कथन हमसे पूछा जा रहा है। पहला है, साक्ष्य का अनुचित ग्रहण हमेशा विश्वसनीय के उलटे जाने के लिए अच्छा आधार है। तो यह जो विकल्प है यह सही नहीं है। दूसरा है, साक्ष्य का अनुचित अग्रहण हमेशा नवीन विचारण के लिए अच्छा आधार है। तो यह भी गलत है, क्योंकि अनुचित ग्रहण या अग्रहण दोनों ही जो है नए विचारण के आधार नहीं है। तीसरा है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण हमेशा नवीन विचारण के लिए अच्छा आधार है। तो यह भी गलत है। चौथा देखते हैं, यही सही होगा कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण स्वयं किसी मामले के नवीन विचारण के लिए आधार नहीं होगा, यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है यह प्रतीत हो कि आक्षेपित और गृहीत उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय को न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था। तो 167 के अंतर्गत यही जो विकल्प है वो सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो प्रारूप है यह किसने बनाया था। तो पिछले कुछ प्रश्नों में शायद यह जो पूछा भी जा चुका है, हमने डिस्कस किया था कि प्रारूप किसने तैयार किया था। तो इसका जो प्रारूप जो है जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था, जो कि वर्तमान का यह 1872 का यह एक्ट है। इसके पहले जो है सबसे पहले सर हेनरी मेन ने भी तैयार करने की कोशिश करी थी और उनका जो ड्राफ्ट था वो इंडिया के संदर्भ में उसको स्वीकार नहीं किया गया था। अब स्टीफन महोदय ने यह तैयार कब किया है, तो 1870 में इसको इन्होंने तैयार किया था, जो कि 1872 में लागू हुआ था। और सर हेनरी मेन जो है यह 1868 में अपना जो ड्राफ्ट है एविडेंस एक्ट के लिए वो तैयार किए थे, जिसको स्वीकार नहीं किया गया था। और लॉर्ड मैकाले के बारे में आप जानते रहिए कि आईपीसी का जो अगर ड्राफ्ट पूछा जाए कभी, तो आईपीसी का ड्राफ्ट जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था और प्रथम विधि आयोग जो बना था उसी के अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य विधि जो है किस प्रकार की विधि है। तो साक्ष्य विधि जो है हमेशा ध्यान रखिए, यह प्रक्रियात्मक विधि है, यह मौलिक विधि नहीं है। और इसके बारे में एक चीज और पूछी जाती है कि इसका भविष्यलक्षी प्रभाव होगा या भूतलक्षी। तो प्रक्रियात्मक विधियां जो होती हैं वह भविष्य लक्षी भी होती हैं और भूतलक्षी भी, अर्थात जिस दिन ये बनाई जाती हैं उसके बैक डेट से भी इनको लागू कराया जा सकता है। लेकिन जो मौलिक विधियां होती हैं हमेशा भविष्यलक्षी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित उद्देश्य से अधिनियमित की गई है। तो एविडेंस एक्ट की जो उद्देशिका देखेंगे तो इस उद्देशिका जो है में 3 शब्द मिलेंगे आपको और उनका क्रम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो समेकित, परिभाषित और संशोधित, अर्थात यह बताया गया है कि इस अधिनियम का जो निर्माण है साक्ष्य से संबंधित विधियों को समेकित करना, परिभाषित करना और संशोधित करने के उद्देश्य से निर्माण का किया गया है। नेक्स्ट है, साक्ष्य विधि किस प्रकार की विधि है। तो लेक्स फोरी, जब इसको हमने शुरुआत में जब हमने देखा था तो यहाँ पे हमने देखा था कि लेक्स फोरी का तात्पर्य क्या है। तो लेक्स फोरी का तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पर जो है घटना घटित है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अर्थात कार्यवाही चल रही है कोर्ट के समक्ष, और उसी का स्थान की जो विधि है वहाँ पर अपनाई जाएगी। मान लीजिए भारत में जो है हत्या का मामला हुआ और इसका जो विचारण है वह इंग्लैंड में हो रहा है। तो अब जो है इंग्लैंड में जब इसका विचारण हो रहा है तो एक जो एविडेंस एक्ट होगा वह इंग्लैंड का जो लागू होगा, न कि भारत का। इसीलिए कहा जाता है कि जो साक्ष्य विधि है वह लेक्स फोरी है, जिस स्थान पर विचारण हो रहा है उस स्थान की जो साक्ष्य विधि है उसको अनुसरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, साक्ष्य की विधि जो है ये इसके बारे में भूतलक्षी प्रभाव रखती है, क्योंकि हमने देखा कि साक्ष्य विधि यह प्रक्रियात्मक विधि है और इसका जो है भूतलक्षी प्रभाव होता है, जबकि मौलिक विधियां जो होती हैं उनका जो भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता बल्कि भविष्यलक्षी प्रभाव होता है। नेक्स्ट है,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यह कब प्रवृत्त हुआ, अर्थात यह किस डेट से लागू हुआ है? तो 1 सितंबर 1872 इस डेट से यह लागू है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यह अधिनियमित कब हुआ था, अर्थात उस समय जो गवर्नर जनरल रहे होंगे, जो वायसराय थे, उनकी इस पर अनुमति कब मिली थी? तो 15 मार्च 1872 को यह अधिनियम बन करके तैयार हुआ था और 1 सितंबर 1872 से यह लागू हो गया था। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, तो किस मामले में यह एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होते? तो न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्र पर यह लागू नहीं होते, इसलिए क्योंकि शपथ पत्र के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं या कोई कथन किया जाता है तो वह साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता। जब हम साक्ष्य को देख रहे थे तो उसके अंतर्गत पूरी डिस्कस इस पे किए थे। दूसरा है कि मध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाही की जाती है वह भी न्यायिक कार्यवाही नहीं मानी जाती, क्योंकि वहाँ पर जो विधि की कठोर प्रक्रिया है उसका अनुसरण नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पर नेचुरल जस्टिस के नियमों को लागू किया जाता है। तो इसलिए जो है इन दोनों ही मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 किस अधिनियम के द्वारा निरसित की गई थी? तो निरसन अधिनियम 1938 का था, इसी के द्वारा एविडेंस एक्ट की धारा 2 को निरसित किया गया। और इसी के साथ साथ जब धारा 167 को देखेंगे उसके बाद एक अनुसूची मिलती है, उस अनुसूची को भी इसी अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो साक्ष्य विधि के अंतर्गत साक्ष्य के विधिक नियम शामिल हैं। यहाँ पर तर्क के नियम, विवेक के नियम शामिल नहीं हैं, बल्कि साक्ष्य के विधिक नियम शामिल हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो पहला है कि यह कि किसी मनुष्य ने अमुक कोई बात सुना है या देखा है, एक तथ्य है, यह सही है। कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह भी एक तथ्य है। किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य नहीं है, तो यही जो है वह गलत है, क्योंकि हमसे गलत कथन पूछा है। कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, यह भी एक तथ्य है। तो इस प्रकार से यहाँ 1, 2 और 4 सही है, तीसरा सही नहीं है। धारा 3 के अंतर्गत जो तथ्य की या फैक्ट की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत दो बातें आती हैं। जो पहला खंड देखेंगे उससे हमें भौतिक तथ्य के बारे में जो है प्रमाण मिलता है, और दूसरा जो तथ्य देखेंगे तो मानसिक तथ्य के बारे में। तो मानसिक तथ्य के अंतर्गत कोई मानसिक दशा है जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, जैसे कोई व्यक्ति कोई राय रखता है, कोई ख्याति है किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति ने कोई सद्भावना पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य किया, तो या किसी व्यक्ति ने कोई शब्द कहे वो किसी विशेष भाव में कहे, तो यह सब बातें जो है वह मानसिक तथ्य के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसके अलावा किसी व्यक्ति ने कुछ देखा, सुना, कहा, ये सब जो है भौतिक तथ्य के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन सुसंगत तथ्य है। तो सुसंगत तथ्य जो होता है वह विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, और सुसंगतता के बारे में जो प्रावधान है वह अध्याय 2 के अंतर्गत दिया गया है। अध्याय 2 में धारा 5 से लेकर धारा 55 तक के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है वे तथ्य जिन्हें किसी वाद में एक पक्षकार के द्वारा अभिकथित किया जाता है और दूसरे पक्षकार के द्वारा इनकार किया जाता है। अर्थात एक कोई एक वस्तु है, इसके बारे में ए है वह अपना दावा करता है और बी जो है ए के दावे के इनकार कर देता है। तो यहाँ पर जो एक्स है उसे विवाद इसी बात को लेकर के है, और इसे ही विवादित तथ्य कहा जाता है। और अगर कोई ऐसी वस्तु है वाई जो कि यह निर्धारित करती है कि यह एक्स जो संपत्ति है वह एक्चुअल में बी की है या ए की है, तो अगर ये जो वाई है यह इसका निर्धारण कर देती है, तो इसे ही सुसंगत तथ्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है दस्तावेज क्या हैं? तो दस्तावेज की जो भी परिभाषा है या इसके बारे में भी जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंतर्गत ही दिया गया है, इसके अनुसार एक व्यंग्य चित्र या उपहासांकन यह दस्तावेज है। मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो चित्रित अगर कोई शब्द है तो यह भी दस्तावेज कहलाते हैं। और शिला पर उत्कीर्ण कोई लेख है यह भी दस्तावेज कहलाता है। और इसके अलावा ये सभी बातें जो है वो दस्तावेज में आएंगी। किसी दीवार पर, किसी अंगूठी पर, किसी ताम्र पर या किसी मेटल पर अगर कोई शब्द लिखा जाता है, उकेरा जाता है, कार्टून बनाया जाता है, ये सभी जो बातें हैं वह क्या होंगी, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कब शामिल किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में जो
प्रोविज़न कब जोड़ा गया था, तो इसके लिए जो है जब हम निर्वचन खंड देखेंगे या अन्य जो प्रावधान है उसको जब देखते हैं, तो उससे से जो है क्लियर हो जाता है। तो साक्ष्य की जो परिभाषा दी गई है धारा 3 के अंतर्गत, वहाँ पर जो दूसरा खंड है उसके अंतर्गत यह बताया गया कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेजें वह क्या है, तो दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत आता है। लेकिन वर्ष 2000 में एक अमेंडमेंट जो आईटी एक्ट के तहत जोड़ा गया है, तो उसके अंतर्गत जहां जहां दस्तावेज लिखा गया है उन सब के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी जोड़ दिया गया। तो आईटी एक्ट 2000 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब यहाँ पर एक बार पूछा गया था कि यह किस डेट से लागू हुआ है, तो 17 अक्टूबर सन 2000 से यह लागू किया गया या प्रभावी हुआ, या पूछा जाता है शामिल किया गया। तो ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, या यह पूछा जा सकता है कि आईटी एक्ट 2000 यह कब लागू हुआ, तो 17 अक्टूबर सन 2000 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सबूत नहीं माना जाता। तो सबूत किसको नहीं माना जाता, तो शपथ पत्र जो है वह सबूत या साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा गवाहों के बयान हैं, न्यायालय के समक्ष अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी पेश किया जाता है या कोई अन्य डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, यह सब साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि साक्ष्य की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि उसमें दो बातें बताई गई हैं, एक मौखिक साक्ष्य, दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत ऐसा जो कथन है जिसको न्यायालय अपने समक्ष करने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है, तो वह मौखिक साक्ष्य हो गया। और कोई डॉक्यूमेंट जिसको पेश करने के लिए न्यायालय वहां पर आदेश देता है, वह दस्तावेजी साक्ष्य हो गया। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कैसा दस्तावेज है या किस प्रकार का साक्ष्य है, तो दस्तावेजी साक्ष्य है, जैसा कि साक्ष्य की जो परिभाषा है उससे स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि वह अन्यथा सुसंगत है। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है और इसको कई बार पूछा गया है। तो पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम एल माधवा का जो माधवा का केस है, इसके अंतर्गत कहा गया कि अगर कोई साक्ष्य है वह अन्यथा सुसंगत है, तो वह केवल इस कारण से विसंगत नहीं हो जाएगा कि उसको अवांछनीय विधि से प्राप्त किया गया था। यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें यह निर्धारित किया गया कि सीसीटीवी कैमरा की जो फिल्म का हिस्सा है वह सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। तो टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है। बहुत महत्वपूर्ण केस है सीसीटीवी के ऊपर। आपको इस केस को ध्यान रखना होगा। इसका जिक्र आप मेंस के एग्जाम में भी कर सकते हैं अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर जो है यह ठोस सबूत नहीं है और इसे केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए अर्थात जो उसने जो है एफआईआर लिखवाया है उसके कथन की पुष्टि करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो सी मगेश बनाम कर्नाटक राज्य का जो केस है वह इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आर मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किसकी ग्राह्यता से संबंधित है। तो यह जो केस है ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको खास करके रेस जेस्टे में यह जो है मिलेगा। और रेस जेस्टे में यह इसलिए मिलेगा क्योंकि इसी केस में कहा गया कि अगर कोई बातचीत चल रही है और वह जो बातचीत है वह किसी मामले से संबंधित है और उसी दौरान वह रिकॉर्ड कर ली जाती है, तो वह क्या माना जाएगा, जो है रेस जेस्टे माने जाएगा। और इसी के अंतर्गत यही कहा गया टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य ग्राह्य है। किस रूप में, रेस जेस्टे के रूप में। एक केस और इस पे है तुकाराम दिघाले बनाम मानिक राव शिवाजी कोकाटे, ये 2010 का मामला है। इसमें यह कहा गया कि टेप रिकॉर्ड जो है एक दस्तावेज है और किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की तुलना में टेप के साथ अधिक आसानी से छेड़छाड़ किया जा सकता है और उनकी प्रामाणिकता और शुद्धता के बारे में जो सबूत का मानक है वह और अधिक कठोर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान किस कार्य के लिए किया जा सकता है। तो सूचनादाता के जो कथन है उसकी पुष्टि करने के लिए और उसका खंडन करने के लिए, ये दोनों ही कार्यों के लिए एफआईआर का जो प्रयोग है वह किया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज के लिए और कि अगर जो सूचनादाता है सूचना देने के बाद मर जाता है तो उसका जो कथन है वो धारा 32 खंड 1 के तहत भी सुसंगत हो सकता है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत क्या परिभाषित नहीं है।
तो न्यायालय की परिभाषा दी गई है, दस्तावेज की दी गई है और साक्ष्य की दी गई है, लेकिन संस्वीकृति की जो परिभाषा है वह धारा 3 के अंतर्गत क्या पूरे एविडेंस के एक्ट के अंतर्गत कहीं भी नहीं दी गई है, जबकि स्वीकृति की परिभाषा जो है धारा 17 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है? तो मौखिक साक्ष्य का उल्लेख किया गया है, दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख किया गया है और द्वितीयक साक्ष्य का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो है इसके बारे में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो साक्ष्य के प्रकार बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ का प्रयोग यहाँ पर उल्लेख किया गया है, कुछ का नहीं किया गया है। तो प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, प्राथमिक, द्वितीयक, मौखिक, दस्तावेजी, यह प्रकार के साक्ष्य हैं और इतने प्रकार के साक्ष्य हैं। खास करके ये मेंस जब लिखते हैं तो वहाँ भी कई तरह से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस शब्दावली में व्यक्त किया गया है? तो जब आप उपधारणा शब्द को देखेंगे, उपधारणा के बारे में जो प्रावधान है उसको देखेंगे तो धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। तो वहां पर आपको जो है उपधारणा मिलेगी। धारा 4 के अंतर्गत तो खैर 3 बातें दी गई हैं। उपधारणा कर सकेगा, ये दिया गया है। दूसरा है करेगा और तीसरा है निश्चायक सबूत। ये 3 बातें दी गई हैं। लेकिन अगर आप उपधारणा को देखेंगे तो एक आता है विधि की उपधारणा, विधि की अखंडनीय और विधि की खंडनीय। एक हो गया तथ्य की उपधारणा। तो यह जो करेगा और निश्चायक सबूत है यह विधि की उपधारणा के अंतर्गत आएगा और इसमें से जो करेगा यह खंडनीय है, अर्थात इसका खंडन किया जा सकता है, लेकिन निश्चायक सबूत जो होता है उसका खंडन नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण आप 112 के अंतर्गत पाएंगे। तो विधि की अखंडनीय उपधारणा से यह जो है निश्चायक सबूत अभिप्रेत है। नेक्स्ट है, आर्मेनिया प्रेसुमंटर राइट इज एक्टा इस सूक्त का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना चाहिए। पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है तो इसके अंतर्गत जो है आपको साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल है? तो प्रीजम्पसियो ज्यूरिस और प्रीजम्पसियो ह्यूमिनस, अर्थात तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा, यह दोनों ही उपधारणा यहाँ पर शामिल हैं। तो ज्यूरिस से तात्पर्य विधि की उपधारणा है और विधि की उपधारणा कैसे होती है? करेगा जहाँ पर उल्लेख किया गया है या निश्चायक सबूत जहाँ पर उल्लेख है। तो इसका अर्थ क्या है? विधि की उपधारणा। और कर सकेगा जहाँ पर है यह क्या है? तथ्य की उपधारणा है। नेक्स्ट है, सावल दास बनाम बिहार राज्य का जो मामला है यह किससे संबंधित है? यह रेस जेस्टे के नियम से, जो कि धारा 6 के अंतर्गत समाहित है, एक ही समव्यवहार का भाग, इससे संबंधित है सावल दास बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वयं प्रमाण सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निदर्शकवाद है? तो इसके अंतर्गत आपको यह जो चौथा विकल्प है, स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी का जो केस है वह इसी पर आधारित है कि स्वयं प्रमाण। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पूरे प्रश्नों में हमने 500 प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके माध्यम से एविडेंस एक्ट है कंप्लीटली उसको कवर किया। अब आप चाहे जो भी एग्जाम दें, चाहे आप यूपी एपीओ या किसी भी राज्य की एपीओ की परीक्षा दें, पीसीएसजे की परीक्षा दें, और इस पूरे सीरीज को, पूरे जो प्रश्न हैं उनके कलेक्शन को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अगर बेयर के साथ इसको कवर कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस उसमें आ जाएगा। कहीं भी कोई चीज़ें इसमें छोड़ी नहीं गई हैं, सब कुछ कवर किया गया है और आप इसके माध्यम से अपने आप को कंफर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको अधिक से अधिक अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।